हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। ये हमारा कंटिन्यूएशन लेक्चर है ओरल सर्जरी के रिवीजन का, जो कमीशन ने सिलेबस दिया है उन सारे टॉपिक्स के रिवीजन का। अभी तक हम लोगों ने ट्रॉमेटिक इंजरीज ऑफ फेस एंड जॉस, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज इन ओरल सर्जरीज, ये दोनों टॉपिक कर लिया है। नेक्स्ट हमें ये करना है माइनर ओरल सर्जरीज एंड एक्सोडोंशिया। तो एक्सोडोंशिया इज इटसेल्फ अ माइनर ओरल सर्जरी, तो हम लोग माइनर ओरल सर्जरीज के अंदर ही 4 टॉपिक है वो कवर करेंगे और साथ साथ हमारा ओएस फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस का कुछ प्लान करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे आज एक्सोडोंशिया से, ठीक है। माइनर ओरल सर्जरीज में हम लोग करने वाले हैं एक्सोडोंशिया और फिर ये 3 टॉपिक शुरू हम लोग करेंगे एक्सोडोंशिया से। बट उससे पहले अगर आप यहाँ पे हो, आप ये सुन रहे हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। शुरू करते हैं हम लोग एक्सोडोंशिया। एक्सोडोंशिया क्या है? इट इज अ पेनलेस रिमूवल ऑफ अ टूथ और टूथ रूट विद मिनिमल ट्रॉमा टू द टूथ एंड इट्स सराउंडिंग टिश्यू। टूथ या टूथ रूट का रिमूवल और मिनिमल ट्रॉमा के साथ टूथ और उसके सराउंडिंग को, इसको हम लोग एक्सोडोंशिया कहते हैं। एक्सोडोंशिया का इंडिकेशन क्या है? वेरियस इंडिकेशन है, ग्रॉसली डिकेड टूथ हो एटसेट्रा एटसेट्रा, बट कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है वो मैं बताऊं आपको। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी से पहले हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ हेड एंड नेक का एक्सट्रैक्शन जो है वो एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ हेड एंड नेक। तो क्या करना होता है? सारे के सारे कैरियस या पेरियोडोंटली इन्वॉल्व टीथ जो है इन द लाइन ऑफ रेडिएशन शुड बी प्रोफाइलैक्टिकली एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। ये एक प्रोफाइलैक्टिक प्रोसीजर होगा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन। और कब? रेडिएशन थेरेपी से एटलीस्ट 2 हफ्ता पहले, एटलीस्ट 2 वीक्स पहले हमने टीथ को रेडिएशन से पहले एक्सट्रैक्ट करना है, सो दैट एडिकेट हीलिंग का टाइम मिले, ठीक है। ये था रेडिएशन से पहले। अब रेडिएशन के बाद क्या होता है? एनी डेंटल इंटरवेंशन ट्रीटमेंट पोस्ट रेडिएशन थेरेपी शुड बी डन स्ट्रिक्टली अंडर एंटीबायोटिक कवर, ठीक है। रेडिएशन के बाद अगर एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो स्ट्रिक्टली एंटीबायोटिक कवर देना है हमें। कंसिडर हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इफ इट इज अ मेजर सर्जिकल मेजर प्रोसीजर, ठीक है। कौन सा? हाइपरबेरिक ऑक्सीजन देंगे हम लोग। साथ साथ जब रेडिएशन थेरेपी हो रही होती है ना, तो वहां पे वेजल्स का वैस्कुलर डीजनरेशन हो रहा होता है, ब्लड सप्लाई कम होती है जॉ में, और साथ साथ जो आसपास की सैलिवरी ग्लैंड है ना उस पर भी इफेक्ट होता है और सैलिवरी फ्लो भी ओरल कैविटी में कम हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक तो रेडिएशन इंड्यूस्ड कैरीज, दूसरा ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस होता है रेडिएशन के केस में। दूसरा इंडिकेशन है हमारा टिथ इन द लाइन ऑफ जॉ फ्रैक्चर। अगर जॉ फ्रैक्चर की वजह से जो टिथ है उसने अपना बोन सपोर्ट खो दिया है तो हमें वो टूथ एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर और ये ऑलरेडी पेरियोडोंटली वीक या केरियस टूथ है ना जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है वुंड को, उसे हमने रिमूव करना है। इम्पैक्टेड टूथ है अगर और वो रिडक्शन और फिक्सेशन में ट्रीटमेंट के टाइम इंटरफेयर कर रहा है तो उस इम्पैक्टेड टूथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग। या ऐसा टूथ जिसका रूट फ्रैक्चर हो चुका है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हुआ। नेक्स्ट इंडिकेशन इज इफ टूथ इज इन्वॉल्व इन सिस्ट और ट्यूमर। सिस्ट और ट्यूमर के केस में टूथ को हमने रिमूव करना है। सिस्ट और ट्यूमर के साथ कंप्लीट रिमूवल होगा टूथ का, लेकिन कुछ ऐसा केस है जिसमें टीथ रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है सिस्ट के केस में और हम लोग उसे बचा सकते हैं। जैसे कि रेडिकुलर सिस्ट में हम लोग टूथ को बचा सकते हैं और इसको बाद में हम लोग इंडोडोंटिकली ट्रीट करके बस सेव कर सकते हैं। टूथ को बाद में इंडोडोंटिकली ट्रीट कर लेंगे रेडिकुलर सिस्ट के केस में, जरूरी नहीं है। एज वेल एज थेराप्यूटिक या ऑर्थोग्नोथिक सर्जरी, जॉ की सर्जरी के लिए या थेराप्यूटिक यूज में ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए इंडिकेटेड है एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं। ईडेंचुलस मैंडिबल में अगर इम्पैक्टेड टीथ है तो वो कंप्लीट डेंचर के साथ इंटरफेयर करेगा, वो ठीक से सेट नहीं होगा हमारा कंप्लीट डेंचर, तो उसमें हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब है? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के केस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे वुंड के। स्ट्रेस कैन प्रिसिपिटेट हाइपरग्लाइसीमिया, स्ट्रेस के कारण हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। उसके साथ साथ अगर पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट मेडिकेशन पे है ना तो हम लोग उसे बोलते हैं ट्रीटमेंट से पहले मील करके जरूर आना, खाना खा के जरूर आना, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी मेडिकेशन पे है जिससे उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो कम हो रहा है। ऊपर से अगर वो खाना भी खाकर नहीं आए तो ट्रीटमेंट के दौरान उस ड्यूरेशन में उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। तो पेशेंट को हम लोग बोलते हैं स्किप नहीं करना है मील को, मील लेकर आना है।
ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के केस में जैसे कि आपका अनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया और लीकीमिया हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। प्रेगनेंसी के केस में ये कंपैरेटिवली थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अवॉइडेड इन एक्सट्रैक्शन इज अवॉइडेड इन फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सट्रैक्शन अवॉइड करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है प्रेगनेंसी का वो रिलेटिवली सेफ होता है सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए सेफ ट्राइमेस्टर कौन सा है? सेकेंड ट्राइमेस्टर। नहीं कब करना है? फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्यों? क्योंकि वैसे लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हर ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी का एक्सट्रैक्शन करना, बट अगर जरूरी है, इंडिकेटेड है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर चूज करेंगे हम लोग एक्सट्रैक्शन के लिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि इट इज अ पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। जो फीटस है उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं उस टाइम। तो क्या होगा, जो फीटस के ऑर्गन्स बन रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो किसी भी स्ट्रेस या हार्मफुल ड्रग्स के लेने से डेवलपमेंट ऑफ फीटस अफेक्ट हो सकता है, कोई भी एनोमली हो सकती है फीटस में, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड ट्राइमेस्टर में साइज ऑफ अ फुली ग्रोन फीटस ना वो इंफीरियर वेना केवा को प्रेस करता है, कंप्रेस करता है। जो साइज ऑफ फुली ग्रोन फीटस का साइज है ना, इट मे कंप्रेस ऑन द इंफीरियर वेना केवा ऑफ द मदर इन सुपाइन पोजिशन। ठीक है, सुपाइन पोजिशन में कंप्रेस कर सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, दिस गिव्स राइज टू अ कंडीशन रिफर्ड टू एज सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। ठीक है, एंड ऑल्सो स्ट्रेस हैज चांसेस ऑफ थ्रेटेड अबॉर्शन ऑफ फीटस। ठीक है, एक तो स्ट्रेस के कारण फीटस के अबॉर्शन का टेंशन होता है, खतरा होता है, डर होता है। दूसरा जो कंडीशन अराइज होता है वो सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम ऑफ मदर। तो ये आप याद कर लो, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम ऑफ मदर कब होगा, जब थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का हो और मदर सुपाइन पोजीशन में हो और किसी भी कारण से फीटस जो है वो इंफीरियर वेना केवा को कंप्रेस कर रहा हो, तो सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिलेटिवली जो सेफ होता है वो होता है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन एक सेफ एलए होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप कौन सा एलए दोगे? अगर एक्सट्रैक्शन इंडिकेटेड है तो लिग्नोकेन दोगे। पोस्ट ऑपरेटिवली ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब। पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग जो है वो हम लोग काउशन के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं, सो डैट वो फीटस के डेवलपमेंट के साथ इंटरफेयर ना कर रहा हो, उसको प्लेसेंटा क्रॉस प्लेसेंटा इफेक्ट ड्रग का ना हो जाए। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, हाई बीपी में एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं क्योंकि बीपी हाई है तो ब्लीडिंग सीवियर होगी एक्सट्रैक्शन के बाद। इसके लिए कार्डियक कंडीशन में हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होता है, बहुत ग्रेट केयर लेना होता है। कार्डियक कंडीशन में एमआई के केस में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स के केस में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, इन सब के केस में हमें एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पेशेंट विद प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व रिक्वायर प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक कवर बिफोर प्रोसीजर। और अगर करेंगे हम तो जो प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व वाले पेशेंट है ना, उनको हम लोग प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक कवर देंगे एक्सट्रैक्शन से पहले, क्योंकि वरना बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है उनको। टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, पेशेंट विथ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग। स्ट्रेस रिडक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, पेशेंट ज्यादा स्ट्रेस में ना जाए, ये हमें ध्यान रखना होता है। और ऐसे पेशेंट जो है एमआई वाले एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे भी होंगे, तो एंटीकोगुलेंट थेरेपी को आपको फिजिशियन से कंसल्ट करा के स्टॉप कराना होगा, क्योंकि अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है तो देयर विल बी थिनिंग ऑफ ब्लड, और थिनिंग ऑफ ब्लड है तो पोस्ट एक्सट्रैक्शन ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी। तो ऐसे पेशेंट एंटीकोगुलेंट पे अगर हैं तो उनको एडवाइस लेना होगा पेशेंट को फिजिशियन से, और आपको एंटीकोगुलेंट बंद कराना होगा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट पे एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे कि एचआईवी पेशेंट में और हेपेटाइटिस बी पेशेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ डॉक्टर और पेशेंट दोनों को रिस्क होता है। और ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत लो है, बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रोन टू इन्फेक्शन, यहाँ इन्फेक्शन के चांसेस पेशेंट के बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है पेशेंट का। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज पेशेंट विथ एंडोक्राइन मैलफंक्शंस, जैसे कि टॉक्सिक ग्वाइटर, एडिसन्स डिजीज एटसेट्रा। एंडोक्राइन मैलफंक्शन के पेशेंट में क्या होता है कि जो
पेशेंट है ना वो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पे होते हैं, स्टेरॉइड ले रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब स्ट्रेस अराइज होता है ना तो स्ट्रेस को विदस्टैंड नहीं कर पाता है ऐसा पेशेंट, क्योंकि वहां पे एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो सिक्रीशन होता है वो इनसफिशिएंट एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीशन हो जाता है ड्यू टू स्टेरॉइड थेरेपी। तो पेशेंट अपना स्ट्रेस जो है वो बेहर नहीं कर पाता है, मैनेज नहीं कर पाता है, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है एक्सट्रैक्शन। पढ़े इसको हम लोग। पेशेंट विद एंडोक्राइन मैलफंक्शंस सच एज टॉक्सिक गोइटर, एडिसन्स डिजीज एटसेट्रा, बिकॉज इफ पेशेंट इज ऑन लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी, patient may not be able to withstand the stress of surgery because of insufficient adrenal cortex secretion. अब टॉक्सिक गोइटर पेशेंट विल बी हाइपरटेंसिव। टॉक्सिक गोइटर के जो पेशेंट होंगे ना वो हाइपरटेंसिव होंगे, देयरफॉर एड्रेनालिन जो है इनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। एड्रेनालिन से और ही ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, हमारा कंस्ट्रिक्शन होगी वेजल्स की, ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा और पेशेंट पहले से हाइपरटेंसिव है, तो एड्रेनालिन यहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है टॉक्सिक गोइटर के पेशेंट में। पेशेंट विथ लीवर डिसफंक्शन सच एज जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी may have a problem of पोस्ट ऑपरेटिव हैमरेज। तो ऐसे पेशेंट जो लीवर डिसफंक्शन के हैं जैसे कि जॉन्डिस और हेपेटाइटिस बी के, उनको पोस्ट ऑपरेटिव हैमरेज हो सकता है, इसलिए यहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एक्सट्रैक्शन। पेशेंट विथ रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, एक्यूट या क्रोनिक नेफ्राइटिस के केस में रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एक्सट्रैक्शन। और अगर कर भी रहे हो किसी कंडीशन में, क्योंकि रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अगर किसी इमरजेंसी कंडीशन में या इंडिकेटेड है एक्सट्रैक्शन या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करना ही है, तो ऐसे ड्रग जो कि किडनी में मेटाबोलाइज हो रहे हैं ना वो हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। यह था सिस्टमिक कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखते हैं एक्सट्रैक्शन कहाँ कहाँ। अगर एक्यूट इन्फेक्शन या सेल्यूलाइटिस है तो हम टिथ को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले इन्फेक्शन या सेल्यूलाइटिस जो भी है उसको कंट्रोल करेंगे मेडिसिन के थ्रू, और जब ये सबसाइड हो जाएगा तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो टूथ है हमारा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इससे पहले हमने इन्फेक्शन सबसाइड कराना है, ट्रीट करना है। मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड विथ टूथ, अगर किसी टूथ के सराउंडिंग में कुछ मैलिग्नेंसी है या उस टूथ से एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी है, उस कंडीशन में हम लोग टूथ एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, मैलिग्नेंसी के साथ साथ पूरा एक्सकेवेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर टूथ इज टू बी रिमूव विद इंटायर ट्यूमर के साथ एक्सकेवेट करेंगे टूथ को, नहीं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द टूथ इन सच अ सिचुएशन लीड्स टू स्प्रेड ऑफ ट्यूमर एज वेल एज नॉन हीलिंग ऑफ वुड इन द एक्सट्रैक्शन साइट। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर हो जाएगा यही, उसके बाद नॉन हीलिंग तो क्या ही है, पहले स्प्रेड हो गया फिर तो नॉन हीलिंग बहुत छोटी चीज है। तो मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड विद टूथ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है टूथ का एक्सट्रैक्शन करना। रेडिएशन थेरेपी में रेडिएटेड जॉज हैव अ कॉम्प्रोमाइज्ड वैस्कुलरिटी एंड एक्सट्रैक्शन वुड इन सच कंडीशन कैन लीड टू ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस। ठीक है, वैस्कुलरिटी का बहुत ही जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है यहाँ पे, और एक्सट्रैक्शन अगर कोई कर रहा है तो ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। वैस्कुलर लीजन्स मैलफॉर्मेशंस या फिर हीमएंजियोमा इन द जॉ एसोसिएटेड विद द टूथ विच रिक्वायर्स एक्सट्रैक्शन, वैस्कुलर लीजन हो या फिर हीमएंजियोमास हो, इस कंडीशन में एक्सट्रैक्शन एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, अदरवाइज लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग के चांसेस होंगे। तो क्या है, वैस्कुलर लीजन malformations or a hemangioma in the jaw associated with a tooth which requires extraction is an absolute contraindicated to extraction. It will lead to life threatening bleeding. ये था हमारा एक्सट्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर। ये एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में क्या है, सुप्रापेरियोस्टियल या इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया वो सफिशिएंट होता है एक्सट्रैक्शन के लिए। एक सिंगल टूथ के एक्सट्रैक्शन के लिए सुप्रापेरियोस्टियल या इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया जो होता है वो सफिशिएंट होता है। ये किस एरिया को एनेस्थेटाइज करेगा, दिस एनेस्थेटाइज द टूथ पल्प एंड द म्यूकोजा सराउंडिंग द पर्टिकुलर टूथ, उस पर्टिकुलर टूथ का म्यूकोजा एंड टूथ का पल्प जो है वो एनेस्थेटाइज हो जाता है हमारे इनफिल्ट्रेशन से या सब पे सुप्रापेरियोस्टियल एनेस्थीसिया से। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल टीथ इन द सेम क्वाड्रेंट, nerve blocks may be given.
एक्सट्रैक्शन सेम मल्टीपल टिथ का करना है उस क्वाड्रेंट में तो हम नर्व ब्लॉक्स भी दे सकते हैं। एक्सट्रैक्शन शुड बी कैरिड आउट एज एन एसेप्टिक प्रोसीजर, एसेप्टिक प्रोसीजर होना चाहिए। अब डेंटिस्ट और पेशेंट की पोजीशन के बारे में थोड़ी बात कर लें तो डेंटिस्ट शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट फॉर एक्सट्रैक्शन इन ऑल क्वाड्रेंट। डेंटिस्ट हमेशा पेशेंट के आगे खड़े होंगे सारे क्वाड्रेंट के एक्सट्रैक्शन के लिए एक्सेप्ट फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट व्हेन द डेंटिस्ट स्टैंड्स बिहाइंड द पेशेंट। किस क्वाड्रेंट की एक्सट्रैक्शन के लिए डेंटिस्ट को पेशेंट के बिहाइंड खड़ा होना होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के एक्सट्रैक्शन के लिए डेंटिस्ट पेशेंट के पीछे खड़े होते हैं। मैक्सिलरी एक्सट्रैक्शन के लिए जो पेशेंट की चेयर है ना वो टिल्टेड बैकवर्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ मैक्सिलरी प्लेन एट 60 डिग्री टू द फ्लोर। मैक्सिलरी एक्सट्रैक्शन के लिए पेशेंट की ओरल कैविटी में जो मैक्सिला होता है वो फ्लोर के 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। पेशेंट का मैक्सिला का एंगुलेशन जो होगा वो 60 डिग्री टू द फ्लोर होता है। चेयर की हाइट होती है ना is placed at a level such that oral cavity of the patient is at the level of dentist's elbow। चेयर की हाइट कहाँ होगी? पेशेंट का ओरल कैविटी डेंटिस्ट के एल्बो के लेवल पे हो वहां तक चेयर की हाइट होगी। ये था मैक्सिलरी एक्सट्रैक्शन के लिए 60 डिग्री और एल्बो ऑफ द डेंटिस्ट एंड ओरल कैविटी की लेवल सेम। फॉर मैंडिबुलर एक्सट्रैक्शन पेशेंट इज प्लेस्ड अपराइट सच दैट द ऑक्लूजल प्लेन इज पैरेलल टू द फ्लोर। यहाँ जो ऑक्लूजल प्लेन है पेशेंट का मैंडिबुलर के केस में वो फ्लोर के पैरेलल होगा। ये फ्लोर है, ये मैंडिबल है, ये बिल्कुल फ्लोर के पैरेलल होगा। फॉर मैंडिबुलर एक्सट्रैक्शन पेशेंट इज प्लेस्ड अपराइट। पेशेंट को आपने सीधा बैठाना है, उनका मैंडिबुलर फ्लोर जो है वो ऑक्लूजल प्लेन जो है वो पैरेलल होगा फ्लोर के। हाइट ऑफ द डेंटल चेयर इज प्लेस्ड लोअर देन दैट ऑफ मैक्सिलरी एक्सट्रैक्शन, ठीक है। जितना डेंटल चेयर आपका मैक्सिलरी एक्सट्रैक्शन के टाइम में हाइट सेट थी उसकी मैंडिबल में उससे लोअर होगा, डेंटिस्ट के एल्बो से नीचे होगा। For mandibular left quadrant, the dentist stands in front of the patient for the extraction। mandibular left quadrant के लिए डेंटिस्ट पेशेंट के आगे खड़ा होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया हमारा मैंडिबुलर राइट, उसके लिए पेशेंट पीछे खड़े होंगे। तो ये क्लियर है। फॉर मैंडिबुलर लेफ्ट क्वाड्रेंट डेंटिस्ट शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन। For a mandibular right quadrant, dentist may prefer to stand behind the patient for extraction and support the jaw with the other hand coming across the patient head from the left side, ठीक है। ऐसे रोटेट करके ये पेशेंट का हेड है, एक हाथ से हम लोग यहाँ जॉ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यही बात कही गई है। फॉर मैंडिबुलर एंटीरियर टिथ डेंटिस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। जो हमने पहले कहा था कि तीनों क्वाड्रेंट में डेंटिस्ट आगे खड़े होते हैं एक्सेप्ट फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि मैंडिबुलर राइट है जहाँ डेंटिस्ट पीछे खड़ा होगा। नाउ कम्स प्रिंसिपल ऑफ एलिवेटर। ये इंपॉर्टेंट है। एलिवेटर का क्या फायदा है एक्सट्रैक्शन के केस में? एलिवेटर से क्या होता है, हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं ना ये मैग्नीफाई होके जाता है और आउटपुट या रिजल्ट हमारा फोर्स का 3 या 4 टाइम्स होके आता है, ठीक है। हमने फोर्स अगर एक इसका लगाया तो वहां फोर्स मैग्नीफाई होके डबल ट्रिपल होके फोर्स लग रहा है और हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो इजी हो रहा है। एलिवेटर का ये फायदा होता है टू मैग्नीफाई द फोर्स मैग्नीफाई करने के लिए, फोर्स इंक्रीज करने के लिए, फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीपल्स में फोर्स देने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर्स यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन वर्क बेस्ड ऑन सर्टेन मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। तो एलिवेटर के ना 3 प्रिंसिपल है, ये इंपॉर्टेंट है। एलिवेटर के 3 प्रिंसिपल हैं, लीवर प्रिंसिपल, वेज प्रिंसिपल एंड व्हील एंड एक्सल प्रिंसिपल। ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, प्रिंसिपल ऑफ एलिवेटर्स।